नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम डॉक्टर से मुलाकात में आपका खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले और ख़ास तौर पर मुख्तलिफ अमराज के माहिर डॉक्टर्स को मुतारिफ़ करवाते हैं। नाज़रीन, आप जैसा कि जानते हैं कि आज जो इंसान है बहुत परेशान होता है अपने हड्डियों को लेकर। हड्डियों के जो अमराज होते हैं वो इंसान को काफ़ी परेशान कर देते हैं। ख़ास तौर पर घुटनों का दर्द बहुत भयानक होता है और लोग यही शिकायत करते हैं, और बिलखुसूस जो ज़ईफ़ हज़रात होते हैं वो घुटनों के दर्द में मुब्तला होते हैं, जोड़ों के दर्द में मुब्तला होते हैं, और यहाँ तक कि उनके जो घुटने हैं या नी रिप्लेसमेंट जो होता है वो तब्दील यानी करना पड़ता है, जिसके ज़रिए वो फिर अपनी ज़िंदगी मामूल के तहत गुजार सकते हैं। तो आज हम आपको माहिर जो अमराज होते हैं, हड्डियों के अमराज होते हैं, उसके माहिर डॉक्टर मीर जवाद ज़ार खान से मुलाकात करवा रहे हैं, जो MS आर्थो हैं और MCH आर्थो हैं। लिवरपूल यूनिवर्सिटी से उन्होंने MCH किया है और जॉइंट रिप्लेसमेंट में जर्मनी में वो फेलोशिप भी रखते हैं। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर जवाद ज़ार खान से। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम है हमारे स्टूडियो में, और बहुत खुशी की बात है कि आप शहर में एक ऐसा सोफिस्टिकेटेड यानी असरी सहूलत से आरास्ता हॉस्पिटल चला रहे हैं जो 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल है। तो वहाँ क्या ख़ास बात है जो आपको दूसरे हॉस्पिटल से मुमताज़ करती है? जी, अभी हमारा जर्मन 10 हॉस्पिटल जो अत्तापुर पे हमने कायम किया, ये 100 बेड हॉस्पिटल है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे हमने इसको कायम किया, और पूरे NABS स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स से थिएटर्स है हमारे इसमें। पूरी स्टाफ ट्रेनिंग भी वही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे हमने इसको एक क्वालिटी ऑफ केयर देने के, एक क्वालिटी ऑफ केयर के पर्पज़ से इसको हम कायम किए। एट द सेम टाइम हमारा इंटेंशन क्या है कि इकोनॉमिकल रेट पे सर्विस दी जाए। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम जो है एकदम हाई चार्जेस नहीं, बट बेस्ट क्वालिटी ऑफ केयर एट अफोर्डेबल प्राइस। ये हमारा मोटो है बेसिकली। तो आपका मतलब ये है कि जो मरीज़ तकलीफ में जो चेहरे पे तासुरात होते हैं बहुत तकलीफदा होते हैं, लेकिन जब दवाखाने से जाता हो मरीज़ तो मैं समझता हूँ कि स्माइल रहना चाहिए। तो ये आजकल क्या है, पेशेंट एक परेशानी की हालत में जो ऑपरेशन हॉस्पिटल को आते हैं, तो उनकी तकलीफ़ दूर करना और उनको प्रॉपर काउंसलिंग करना, इन द बेस्ट वे ट्रीट करना है। एट द सेम टाइम नर्सिंग केयर, पूरे डॉक्टर का केयर बेस्ट वे पे होना है। तो पेशेंट जो है टोटली एक सेटिस्फाइड होमली फीलिंग पे, ये बहुत अच्छी बात है। होमली फीलिंग है, जैसा वो ट्रीट करे कि वो ये नहीं कि उनको हॉस्पिटल को आए बल्कि एक टाइप ऑफ ट्रीटमेंट लिए हो, तो एक काफ़ी हद तक खुश होके जाना है। दैट इज़ हमारा इंटेंशन है। एट द सेम टाइम हमारा हॉस्पिटल एक काफ़ी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का है, तो हमारे लैमिनर ओटीस है, रूम क्वालिटी और डिफरेंट लेवल ऑफ कैटेगरी ऑफ रूम्स है हमारे, डिपेंड अपॉन पेइंग कैपेसिटी, बट सर्विस सबको प्रॉपर वे पे बेस्ट क्वालिटी सर्विस हम देते हैं। एक बात यह है, जैसे कि आपके हॉस्पिटल का नाम है जर्मन 10, तो मेरे जहन में भी ये सवाल पैदा हो रहा है कि आखिर जर्मन 10 ये नाम क्यों रखा गया है? जी, एक्चुअली ये क्या है, जर्मन 10 हमारा एक जर्मनी से ख़ास मेरा रिलेशन है, मैं वहाँ पे रेगुलर फ्रीक्वेंट कंसल्टेंट हूँ जर्मनी में। अच्छा। तो इसके साथ जो है हमारा एक कोलैबोरेशन है, रिसर्च कोलैबोरेशन है। और 10 का मतलब हम जो है क्लिनिकल एक्सलेंस में यानी सर्जिकल एक्सलेंस में 10/10 करना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। क्लिनिकल यानी सर्जिकल एस्पेक्ट हो, हम कोई चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते केयर पे, तो वो हमारा एक इंटेंशन है, इसलिए हम ये नाम को ऐसा एक तरीके से उसको यूनाइट करके बना दिए, समझे। एक बात ये सुनने में आई है, क्योंकि हम भी हमारे से भी डॉक्टर से मुलाकात करते रहते हैं, हम भी डॉक्टर से मुलाकात करते रहते हैं, जब भी नी रिप्लेसमेंट की बात आती है तो आपका नाम भी लिया जाता है। तो क्या ख़ास खूबी है कि आपने अब तक कितने नी रिप्लेसमेंट किए हैं? अभी मेरा नी रिप्लेसमेंट्स ऑलरेडी मैं कई सालों से कर रहा हूँ। अभी मेरा 20 साल का तजुर्बा है इसमें, और मैं समझता हूँ ऑलमोस्ट 10,000 तक मैं किया होऊंगा। अच्छा, माशाल्लाह। तो इवन मैं जब जर्मनी में मैं जहाँ वर्क किया, मैं दिन में 12 से 15 नी रिप्लेसमेंट्स करता हूँ, वही मेरा बेसिकली वही काम था। जैसा कि आपके हॉस्पिटल का नाम है जर्मन 10, तो मैं समझता हूँ कि 10,000 जो ऑपरेशन आपने नी रिप्लेसमेंट के किए हैं वो भी 10/10 उसके रिजल्ट आए होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी लोग को रिजल्ट अच्छा ही देने का मेरा इंटेंशन रहता। तो बेसिकली नी रिप्लेसमेंट्स ऐसा रहता है कि जो रिक्वायर्ड है उनके लिए ही है, हर किसी को नी रिप्लेसमेंट ज़रूरी नहीं है। एक सवाल डॉक्टर साहब ये होता है कि नी रिप्लेसमेंट की जब बात आती है
तो ये मर्दों में ज़्यादा आपने किया है या ख़वातीन में? नहीं, ख़वातीन और जेंट्स दोनों में भी ये इंसिडेंट्स सेम है ऑलमोस्ट। जी जी। तो उसका एग्जैक्टली इंसिडेंस थोड़ा ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा रहता ख़वातीन में, अच्छा अच्छा। और आर्थराइटिस तो दोनों में ऑलमोस्ट सेम रहता। जी जी। और नी रिप्लेसमेंट ऐसे पेशेंट्स के लिए रिजर्व है जो पेशेंट्स जो है चल नहीं सकते, तो उन लोग ऑलमोस्ट व्हील चेयर पे हो जाते, तो एक थोड़ी 1 किलोमीटर दूरी पे भी उनको चलना मुश्किल हो जाता। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए नी रिप्लेसमेंट है। घुटने के दर्द के लिए नी रिप्लेसमेंट नहीं है। तो जो भी घुटनों का दर्द है, कई तरीके के इलाज है उसके लिए। अच्छा। यानी आप घुटने का दर्द है तो आप उसको पहले लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं, यानी जिस तरह से थोड़े चीज़ें हैं जैसा नीचे नहीं बैठना, स्टेप्स क्लाइंबिंग अवॉइड करना, और रेगुलर एक्सरसाइज चाहिए। अच्छा। तो ये चीज़ों से नी रिप्लेसमेंट्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ती अगर वो प्रॉपर वे पे करे। जी जी। और थोड़े चीज़ें हैं जैसा डिफरेंट थोड़े स्टेजेस 1-2 पे जो जिसको नी प्रॉब्लम्स है उनके लिए थोड़े एडवांस थेरेपीज है, जैसा विस्को सप्लीमेंट बोलते हैं। जी जी। जिसमें लुब्रिकेटिंग जेल इंजेक्ट करते हैं हम। अच्छा। इवन स्टेम सेल्स बल्कि अभी रिसर्च चल रहा है हमारे पास। तो वो स्टेम सेल्स जो है कार्टिलेज, अक्सर नी में क्या होता है जो कार्टिलेज है वो घसे जाता है, तो उसको हम स्टेम सेल्स भी इंजेक्ट करते हैं, जो यानी हड्डी घसे जाती है, हड्डी की कवरिंग रहती है, तो कार्टिलेज बोलते हैं, तो उसको स्टेम सेल्स भी इंजेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी कार्टिलेज ग्रो करने में हेल्प करता है। तो फर्स्ट या सेकंड थर्ड स्टेजेस पे कई डिफरेंट तरीके के इलाज है, जो एक्सरसाइज थेरेपी है, एक्सरसाइज भी, जैसा मसल्स को स्ट्रेंथ करने से आपको घुटने के ऊपर वेट नहीं पड़ता। जी जी। तो ये भी आर्थराइटिस प्रिवेंट करता। अच्छा, ये नी रिप्लेसमेंट के जो ऑपरेशन आप करते हैं, तो क्या सिर्फ हैदराबाद या सिर्फ इंडिया से लोग आते हैं या बाहर से भी आप? नहीं, हमारे पास पूरे बाहर से आते हैं। अभी रिसेंटली हमने मिडिल ईस्ट से आते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज से भी आते हैं, कई लोग बाहर से आते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो नी रिप्लेसमेंट पहली बात तो है कि जो लास्ट स्टेज के लिए रिजर्व है। जी जी। लास्ट स्टेज जब दूसरे ट्रीटमेंट्स नहीं है, जब ऐसे स्टेज पे नी रिप्लेसमेंट करा सकते हैं। और नी रिप्लेसमेंट के लिए आजकल काफ़ी लोग क्या है बैड ओपिनियन रखते हैं फ्रैंकली, के और प्रीवियस हिस्ट्री है कि नी रिप्लेसमेंट किसी का फेल हो गया। हाँ, इस तरह की और इस तरह से तो कॉमन है, हर एक लोग सोचते हैं कि नी रिप्लेसमेंट में बरस ज़्यादा होता या कुछ रिस्क ऑफ लाइफ है। तो ये काफ़ी क्वेश्चंस पैदा होते हैं नी रिप्लेसमेंट के लिए। तो इसके कई चीज़ें हैं जो क्लैरिफाई करना पड़ता पहले। तो नी रिप्लेसमेंट एक पहली बार तो एक बहुत ही सेफ सर्जरी है, और कंपेयर टू हार्ट सर्जरी वेरी सेफ सर्जरी है। ये अब मेरे पास हम जो है सिर्फ 25 मिनट में हम करते हैं एक नी रिप्लेसमेंट। अच्छा। 25 मिनट्स में होती है, और बहुत ही माइनर सर्जरी के जैसा मैं करता हूँ इसको। खाली इसमें कवरिंग चेंज करना रहता होता है। अच्छा। तो इसके अंदर जब कवरिंग हम चेंज कर रहे तो मेरे पास कंप्यूटर नेविगेशन है, और दूसरे चीज़ें हैं रोबोटिक्स, जिससे हम एग्जैक्ट अलाइनमेंट पे इसको कवरिंग डालते हैं, और ब्लड लॉस नहीं होता। तो जिससे मेरी ट्रेनिंग है और हमारी स्टाफ ट्रेनिंग है, तो ये चीज़ों में क्या है हम एग्जैक्ट फिट करते हैं। तो ये इसकी सक्सेस पे बहुत इंपॉर्टेंस है, यानी अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल करते हैं और एक्सपीरियंस का। तो प्रॉपर फिटेड और प्रॉपरली डन नी रिप्लेसमेंट इज ए हाईली सक्सेसफुल सर्जरी। ऑलमोस्ट 99% इसका सक्सेस है। आपने कहा कि 25 मिनट में ये सर्जरी हो जाता है ज़्यादा सेफ। पेशेंट कितने दिन रहता है आपके हॉस्पिटल? 3 दिन रहते हैं हमारे पास। अच्छा। और ऑलमोस्ट 4 घंटों में भी चलाया जा सकता। इनके लिए हम स्पेशल पेन मैनेजमेंट टेक्निक यूज़ करते, जो ज़ईफ़ पेशेंट्स के लिए किडनी प्रोटेक्टिव रहता। नॉर्मल पेन किलर्स हम नहीं यूज़ करते। तो इसके लिए एक सिरिंज पंप वगैरह हमारे पास एक स्पेशलाइज टेक्निक्स है, जिसे जेरियाटिक एनेस्थीसिया बोलते हैं। तो हमारे पास एनेस्थीसिया टीम राउंड द क्लॉक अवेलेबल रहती है। तो ये स्पेशलाइज एनेस्थीसिया से क्या है, किडनी प्रोटेक्टिव भी रहता, पेन फ्री रहते हैं, आपको ऑपरेशन हुआ नहीं हुआ भी नहीं मालूम होता। एक बात ये है, लोगों के जहन में ये सवाल पैदा होता है कि अक्सर लोग, जैसा कि आपने कहा है कि नी रिप्लेसमेंट के केसेस बहुत ज़्यादा आजकल देखने में आ रहे हैं। हर कोई गुर्दे के ये घुटने की तकलीफ में मुब्तला दिखाई देता है, लेकिन ये भी देखा जा रहा है बैक पेन जी बहुत ज़्यादा लोग शिकायत करते हैं। ये क्या है बैक पेन? बैक पेन का 90% कॉज डिस्क प्रॉब्लम से होता। शियाटिका जो रीढ़ की हड्डी पे एक डिस्क रहता, नेचुरल वॉशर रहता। तो नॉर्मली ये वॉशर जो है बाहर निकलना शुरू हो जाते, और इसका कॉज है बैठने का तरीका, या बाइक ड्राइविंग ज़्यादा करना, या इम्प्रॉपर वेट पे झुक के वेट उठा लेना। तो ये बहुत से क्रॉनिक स्टेज, और एक स्पॉन्डिलाइटिस है जो कॉमन, ये 90% केसेस में ये रहता। रिमेनिंग अदर कॉजेस है जैसा इन्फेक्शन, टीबी, ट्यूमर्स, वो अलग चीज़ से भी हो सकता।
मगर मेजर कॉज डिस्क की वजह से होता। तो आपके पास ये इसका ऑपरेशन होते हैं इसके लिए एक्चुअली जो लंबार डिस्क प्रॉब्लम्स है, हाँ हाँ 90% लोगों में इसके लिए सर्जरी रिक्वायर्ड नहीं है। जी जी तो इसके लिए थोड़ा बेड रेस्ट, टैबलेट, फिजियोथेरेपी, ये चीज़ों से क्यूर किया जा सकता। प्रॉपर सिटिंग पोस्चर, प्रॉपर एक्सरसाइज और प्रॉपर तरीके से स्पाइन को जो है किस तरीके से झुक के वेट लेना, ये तरीका अगर अडॉप्ट करें तो आपको ऑलमोस्ट ये कम हो सकता। अगर बाई चांस डिस्क ज़्यादा बाहर निकल गया टू सेकेंड थर्ड स्टेज में भी हम इसके लिए एडवांस टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसा रूट ब्लॉक थेरेपी है, ट्रांसफोरामिनल थेरेपी से, इंजेक्शन थेरेपी से, ओजोन न्यूक्लियोसिस से और लेज़र थेरेपी। तो देयर आर लॉट ऑफ एडवांस थेरेपीज हमारे हॉस्पिटल पे मौजूद है इसके लिए। एक बात जैसा कि ओजोन न्यूक्लियोसिस की बात कर रहे थे, ये क्या है? ये एक ओजोन में केमिकल है जो डिस्क के बाजू इंजेक्ट करते हैं, जिससे से वो श्रिंक हो जाता। और एक भी इंजेक्शन टेक्निक्स है जो सेफ़ है, इवन डायलिसिस पेशेंट को तक दे सकते हैं। तो वेरी सेफ थेरेपी से ये अनलेस ट्रेंड तरीके से देना पड़ता है, इसको प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए। तो इससे जो है कई हद तक में डिस्क प्रॉब्लम्स क्यूर हो सकते हैं। ऑलमोस्ट 80-90% लोगों को विदाउट सर्जरी हमारे पास हम क्यूर किए इससे। बहुत ही कम लोग जो 10% कैटेगरी में डिस्क का जब ज़्यादा बाहर आ जाता था, उसके लिए भी एडवांस टेक्निक्स है हमारे पास, जैसे एंडोस्कोपिक है, की होल सर्जरी आजकल, यानी पूरा आपको रीढ़ की हड्डी कट करने की ज़रूरत नहीं है, यानी बहुत ही मिनिमली की होल टाइप सर्जरी से आप डिस्क निकाल सकते हैं। और इसमें लेज़र्स है, की होल सर्जरी से, सो कई तरीके से आजकल टेक्नोलॉजी एडवांस तरीके है, तो उसका हम पूरी तरीके से इस्तेमाल करते हैं हम पेशेंट्स को जितना फास्टेस्ट रिकवरी चाहिए। अभी एंडोस्कोपिक की होल सर्जरी ऑलमोस्ट 12 घंटे में हम पेशेंट को चला सकते हैं। जैसा कंप्लीट ओपन सर्जरी में आपको ऑलमोस्ट 1 मंथ बेड रेस्ट चाहिए, उसकी ज़रूरत नहीं रहती। तो यानी एक ही छत तले पूरे तकरीबन बीमारियों का इलाज कर दिया जाता है, ऑर्थोपेडिक और न्यूरो और ये सब इसका खास है हमारे पास। अच्छा, एक बात ये देखा जाता है, आमतौर पर महसूस की जाती है कि बाद लोग गर्दन में दर्द की शिकायत करते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये क्या है? गर्दन की शिकायत भी इम्प्रॉपर पोस्चर, सिटिंग ज़्यादा देर, जैसा कंप्यूटर के सामने आजकल काम वर्क करते रहते लोग, सॉफ्टवेयर एम्प्लॉयज़ ज़्यादा सफ़र होते इससे, यानी आपका एक इम्प्रॉपर पोस्चर से आप झुक के काम कर रहे हैं, तो वो ये गर्दन में स्पॉन्डिलाइटिस क्रिएट करता है, स्पॉन्डिलाइटिस डिस्क और नर्व इरिटेशन होता, जिससे कई रिलेटेड गर्दन के साथ सर में दर्द, चक्कर आना, हाथ खींचना, तो ये पूरे सिम्टम्स है जो उसके साथ स्टार्ट हो जाते हैं पूरे। तो इसके लिए भी प्रॉपर वे पे आपका पोस्चर ट्रेनिंग, लाइफस्टाइल, ये सब सही कर लेना चाहिए। इसके फिजियोथेरेपी ऑप्शंस है, तो इसके बावजूद आपको 2-3 महीने 6 महीने से मुसलसिल अगर आपको गर्दन में दर्द है तो हम MRI कराते हैं इसको। MRI के बाद इसके लिए एडवांस थेरेपीज जैसे है इंजेक्शन थेरेपीज है, ये डिफरेंट थेरेपीज ट्राई कर सकते हैं। तो अगर यूजुअली सर्जरी जो है लास्ट ऑप्शन है, सर्जरी रीढ़ की हड्डी के लिए चाहिए, गर्दन के लिए लास्ट ऑप्शन है। ऑलमोस्ट 5% ऑफ पेशेंट्स रिक्वायर्ड करते हैं। अच्छा, किस उम्र के लोग अक्सर आपके पास रुजू होते हैं इस तरह के अमराज में मुब्तला? बैक पेन और गर्दन के दर्द के लिए तो ऑलमोस्ट 18 साल से 80 ईयर्स तक कोई भी एज पे आ सकता है। तो एज इसका होनी है। आर्थराइटिस जैसा नी है, नी के लिए नॉर्मली 40 अबव पेशेंट्स है, 50 अबव आर्थराइटिस कॉमन है, मगर थोड़े पेशेंट्स हमारे पास थोड़े लोग रहते हैं जिनको रूमेटाइड है या कोई अंदरूनी बीमारियां रहते, वो लोग तकरीबन यंगर एज पे आते हैं, जैसे 18 साल या 16 साल पे। जोलाइन रूमेटाइड आर्थराइटिस जिसको बोलते हैं, या गाउट है, आर्थराइटिक के कई तरीके से रूमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, ये यंगर एज पे अफेक्ट कर सकते हैं। अब तो हमने तो गर्दन की बात कर ली है, बैकबोन की बात कर ली है, लेकिन अक्सर ये भी देखा जाता है कि लोग कमर में दर्द की शिकायत करते हैं और उसे सेक्स की तरफ ले जाते हैं, लेकिन क्या इसका ताल्लुक, जो कमर का दर्द का ताल्लुक सिर्फ सेक्स से होता है? नहीं, ऐसा नहीं है, वो वन ऑफ द कॉजेस हो सकता, मगर ज़्यादातर ये क्या है, जैसा कोई जिम पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, ज़्यादा हैवी वेट्स उठा दिए घर में, या अक्सर बच्चों को उठाते रहते, खवातीन गोद में लेते रहते, तो ये ज़्यादा वेट उठा के एक सही तरीके से वेट नहीं उठाने से झटका लग जाता। यानी आपको वेट उठाना है, उसका एक सही तरीका है, जैसा आप नीचे बैठे वेट लेके फिर ऊपर उठे, जैसा अक्सर आप देख सकते हैं कि वेट लिफ्टर्स किस तरीके से बैठ के वेट लेके उठते, वो सही तरीका है। तो उसमें आप 100 kg, वो लोग 100 kg उठाए तो भी लोगों को बैक पेन नहीं होता, क्योंकि वो तरीका है जिस तरीके से आपको वेट उठाना चाहिए। आप एकदम सडनली ऐसा उठ के वेट उठा दिए तो आपको नीचे जो डिस्क है वो बाहर निकल जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो तरीका जिस करना वेट उठाना बोल के नहीं है,
तरीका उसका सही रहना चाहिए। जी जी। एक बात ये भी आपसे सवाल किया जा सकता है कि जो जोड़ों का दर्द होता है, जी जी ये बहुत ज़्यादा शिकायत पाई जाती है, तो जोड़ों के दर्द को किस तरह आप लोग ट्रीट करते हैं? जोड़ों का दर्द कई कॉजेस है, जी जैसा मैंने कहा कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस जी जी है जी और आजकल चिकनगुनिया, वायरल फीवर्स है। जी जी तो ऑलमोस्ट कई कॉजेस है जोड़ों के दर्द के लिए। जी जी। तो ये पहले इसको पूरे डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करा लेना। अगर किसी को अच्छा। जोड़ों का पेन है जी जी तो इसके रोमेटोलॉजिकल प्रोफाइल, एक ऑर्थोपेडिक या रोमेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, इसको कॉज क्या है। जी जी तो एक तो प्लेन जोड़ों का दर्द आर्थराइटिस है जो एज से होता। दूसरा क्या है, रिमेनिंग आजकल ये डेंगू फीवर और वायरल फीवर से भी काफ़ी जोड़ों का पेन बहुत लोगों में आ रहा है, वायरल इफेक्ट से हो रहा है जी पूरा। जी तो इसके लिए प्रॉपर इलाज है। जी आप प्रॉपर टेस्ट करके इसको प्रॉपर इलाज कराए तो क्यूर कर सकते जी जी हैं। नेगलेक्ट करने पे डैमेज हो सकता है डैमेज हो सकता arthritis। है। बहरहाल देखा आपने कि जिस तरह डॉक्टर मीर जवाद ज़र खान ने हड्डियों की बीमारियों के बारे में बहुत ही प्यारे अंदाज में, बहुत ही खुले अंदाज में बातें बताई हैं और जो इलाज करते हैं उस बारे में भी तफसीलात बताई हैं। लेकिन देखते हैं कि जो जोड़ों का दर्द होता है वो क्यों होता है और उसका इलाज कैसे किया जाता है, एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का राज टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसे कि हम बात कर रहे हैं मुल्क के मुमताज़ ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर मीर जवाद ज़र खान से, और जो हड्डियों की बीमारियां होती हैं उस ताल्लुक़ से हम बात कर रहे थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो हड्डियों की बीमारियां हैं और ख़ास तौर पर घुटनों की जो बीमारी है वो, और जोड़ों के जो दर्द होते हैं, तो आपके पास जो पेशेंट्स है वो किस मर्ज़ में मुब्तला ज़्यादा होते हैं? घुटनों का जो आर्थराइटिस है ये एक 40 साल 50 साल के अबाव ज़्यादातर एज रिलेटेड होता है आर्थराइटिस से। जी जी। मगर एज के साथ कभी कभी वायरल फीवर्स वगैरह भी आर्थराइटिस जॉइंट पेन्स कॉज कर सकते हैं। अच्छा। जैसा कि लास्ट कुछ चंद महीनों में कई डेंगू फीवर के इंसिडेंट्स हुए, तो ये इससे कई लोगों को जो है जॉइंट पेन शुरू हो गए, कई लोगों को। अच्छा। इतने सीवियर जॉइंट पेन्स के, स्वेलिंग्स, चलने नहीं आना, तो ऐसे कई पेशेंट्स अभी हम लास्ट मंथ्स देखे हैं जी जी जिनको सीवियर पूरे कंप्लीट जॉइंट पेन्स, इन्हें चलने भी नहीं आ रहा। इवन कई डॉक्टर्स भी अफेक्ट हुए इससे। तो ये वायरल टाइप ऑफ जॉइंट पेन्स है जो एक सीजनल बोल सकते हैं, यानी जैसा डेंगू फीवर से आ रहे हैं। अच्छा, तो 20 साल जो आपका एक्सपीरियंस रहा है जी, जी, उसमें आपने इतने पेशेंट्स देखे हैं डेंगू के? जी 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 मैं 2000 से प्रैक्टिस में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं चिकनगुनिया जब आया था 2003 से ट्रीट कर रहा हूँ। अच्छा। तो एक टाइप ऑफ वायरल था वो शुरू में। तो उसके बाद जॉइंट पेन्स, बीच बीच में सीजनल वेरिएशन बीमारियों से जॉइंट पेन्स आ जाते हैं। अच्छा अच्छा। जो वायरल इफेक्ट से होता है, तो पूरे जॉइंट्स को इफेक्ट करता, तो इसको एक खास इलाज लेना पड़ता। नहीं, 20 साल के दौरान किस साल में आपने सबसे ज़्यादा पेशेंट देखे डेंगू के? डेंगू फीवर मैं 2007 2010 पीरियड में भी देखा। जी, जी। और अब रिसेंटली ये ईयर में काफ़ी देखा मैं। जी, जी, ये ईयर में लास्ट 6 महीनों में तो बहुत पेशेंट्स देखे हैं। तो लास्ट 20 साल में जितने नहीं देखे, 6 महीनों में उतने बहुत ही इंसिडेंट्स बढ़ गया इसका। जी जी। डॉक्टर साहब, अक्सर ये भी देखा जाता है कि हड्डियों की जो बीमारियां होती हैं या हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, या उसे कहते हैं अच्छी सी उर्दू में बोसीदा हो जाती हैं हड्डियां, तो वजह क्या है? क्या उस पर ग़िज़ाई असर है या फिर मौरूसी असर है इसका? ऑस्टियोपोरोसिस जो बोल रहे हैं, हड्डी में जो मजबूती है, अक्सर बोन डेंसिटी जो कहते हैं या मजबूती, ये इंसान को 30 साल के अंदर मैक्सिमम इसका अचीवमेंट होता। यानी 30 साल तक जो है हड्डी की पूरी मजबूती आती है इंसान में। तो ये ख़ास ख्याल रखना है कि 30 साल के अंदर आप
पूरा सनलाइट और फूड अच्छा डाइट लेना, उस वो जो है आपको लाइफ लॉन्ग डेंसिटी आपको मेंटेन रहती है। बाद में ख़वातीन में आफ्टर 45-50 पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, जब जो है हार्मोनल लेवल्स कम होने के रीज़न से, ईस्ट्रोजन वगैरह ये जो कम होने से ये बोन डेंसिटी को रिक्वायर्ड रहता, बोन के जो मेटाबॉलिज्म है, तो वो टाइम पे जो है उनको वीकनेस आने का चांस रहता। और अक्सर जेंट्स में हड्डी की मजबूती बराबर ही रहती, जहाँ तक हो सके आर्थराइटिस ज़्यादा रहता, मगर हड्डी की जो कमज़ोरी है जेंट्स में काफ़ी कम रहती, ऑस्टियोपोरोसिस का इंसिडेंस बहुत ही कम रहता। मगर अनलेस कोई दूसरे कुछ बीमारी है, या जैसा रीनल प्रॉब्लम्स है, या कुछ किडनी प्रॉब्लम्स है, कि कुछ लीवर, वो रीज़न से जो है बोन डेंसिटी कम हो सकती। मगर अक्सर जैसे ख़वातीन में ज़्यादा आफ्टर पोस्ट मेनोपॉज कमज़ोरी होने का चांस ज़्यादा रहता है हड्डियों में। वो टाइम पे कैल्शियम सप्लीमेंट्स है या कुछ और बोन डेंसिटी के डिफरेंट ट्रीटमेंट्स है वो ले सकते हैं। जैसा कि आपने बताया है कि सनराइज़ के बताया, सूरज की छुआएं लेना तो ज़रूरी है, और आपने फूड के बारे में बताया, तो मैं चाहूँगा कि जो हमारे सियासत टीवी के नाज़रीन हैं, क्योंकि आपका शुमार मुल्क के मुमताज़ आर्थोपेडिक सर्जन्स में होता है, तो आप क्या मशवरा देते हैं कि कौन सी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी चाहिए? देखिए, बोन डेंसिटी, आप जब बोन डेंसिटी का जिक्र है तो सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी सनलाइट एक्सपोजर आपको डेली एक 15 मिनट सनलाइट का एक्सपोजर ज़रूरी है, जिससे क्या विटामिन डी आपको मिलता। अच्छा। ये है, और इसके साथ कैल्शियम रिच डाइट लेना है। कैल्शियम टैबलेट लेने की ज़रूरी नहीं है, यानी अगर कैल्शियम टैबलेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी कैल्शियम रिच डाइट ले, और सनलाइट एक्सपोजर। और दूसरी चीज़ क्या है, बोन डेंसिटी इंप्रूव करने में एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। एक्सरसाइज यानी इवन थोड़े वेट लिफ्टिंग, यानी वेरी हैवी वेट्स नहीं, इवन ख़वातीन भी लाइट वेट्स उठा सकते हैं। अच्छा। ये बोन डेंसिटी इंप्रूव करता, यानी 30 साल से पहले इस तरह के काम 30 साल से पहले मैक्सिमम डेंसिटी। उसके बाद भी जब आप रूटीन में आप जो है रेगुलर एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जैसा आप बैठे हुए हैं, या इससे जो है आपकी एकदम बोन वीक हो जाते हैं। तो रेगुलर एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। और इवन ख़वातीन भी जो है, मैं ये एडवाइस देता हूँ कि वो लोग कुछ ना कुछ हरकत करते रहे घर पे। इवन 60, 70, 80 ईयर्स अबव लोग भी, इवन 90 ईयर्स, कुछ ना कुछ वर्क करते रहना चाहिए, बजाय एक जगह बैठे रहे तो आपको बोन डेंसिटी वीक होती है। यानी हरकत फी बरकत, यानी हरकत में बरकत है। जी, एक्टिव रहना ज़रूरी है, एक्टिव रहना ज़रूरी है। उसके साथ कुछ ना कुछ एक लाइट वॉकिंग एक्सरसाइज या सम काइंड ऑफ थोड़ा वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज, और सनलाइट एक्सपोजर चाहिए आपको। इसके साथ कैल्शियम रिच डाइट लेना पड़ेगा। जी। अब हम बात करते हैं जर्मन 10 के बारे में, यानी आपके हॉस्पिटल में जो आपने कहा है कि 100 बेड्स का ये हॉस्पिटल है, और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी हैं ये, तो आप जो इक्विपमेंट्स होते हैं, मैं समझता हूँ कि आप हिंदुस्तान के अलावा बाहर से भी मंगाते हैं। जी, हमारे पास खास खुसूसी आर्थोपेडिक का दवाखाना है हमारा। जी। उसके साथ पूरे स्पेशलिटीज़ है हमारे पास, गायनिक, फिजिशियन, जनरल सर्जरी पूरे हैं। बट जो खास आर्थोपेडिक के लिए हमारे पास जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थ्रोस्कोपी और स्पाइन के लिए पूरे काफ़ी बाहर के इक्विपमेंट हैं, रोबोटिक्स, नेविगेशन पूरे हैं। तो ये पूरे एडवांस टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं जो जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए, जिससे कि हमारे पास नॉट ओनली हैदराबाद बट ऑल इंडिया से और इवन बाहर के मुल्कों से पेशेंट्स आते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट नी रिप्लेसमेंट, आर्थ्रोस्कोपी या स्पाइन, इसके लिए हम उसको बनाना चाहते हैं हमारे हॉस्पिटल। जी। एक बात यह है कि गठिया की तरफ हम चलते हैं। गठिया की बीमारी में लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तड़प जाते हैं, तो यानी उसमें होता क्या है? गठिया यानी रोमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं इसको। रोमेटॉइड आर्थराइटिस एक बार इसके टेस्ट है, एक बार ये डायग्नोस हो गया टेस्ट, तो इसको प्रॉपर वे पे ट्रीटमेंट करना चाहिए। जैसा इसके आपको स्पेसिफिक टैबलेट्स है इसके रोमेटॉइड के लिए, एंटी रोमेटॉइड टैबलेट्स बोलते हैं, ये लेना चाहिए। और ये रोमेटॉइड के डिफरेंट वेरिएशंस है, ये बॉर्डर लाइन से लेके और मैक्सिमम डिफरेंट वेरिएशंस में रहता है। रोमेटॉइड एक तरीके का नहीं रहता, जस्ट लाइक डायबिटिक आपको बॉर्डर लाइन रह सकता या एग्रेसिव रह सकता। तो रोमेटॉइड बॉर्डर लाइन क्या है, एक गोली पे भी कंट्रोल कर सकते। थोड़े लोगों को ज़्यादा गोलियों की रिक्वायरमेंट रहती, और ये सीजनल भी है, विंटर सीजन्स और कोल्ड वेदर में बढ़ता रोमेटॉइड। और आपको जैसा समर में कम रहता, तो ये कंटिन्यूसली गोलियां लेने की ज़रूरत नहीं रहती, एक आध दो मेंटेनेंस टैबलेट्स रहते रोमेटॉइड पे।
और इसको बहुत ही अगर जॉइंट्स में इन्वॉल्व है तो थोड़े जॉइंट्स में इसके इंजेक्शंस भी आते हैं जो देना पड़ता है। यानी प्रॉपर वे में रूमेटॉइड ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है और बहुत ही अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट करके ट्रीट करना। अगर रूमेटॉइड को अगर प्रॉपर ट्रीट नहीं करें आप तो 6 महीने 1 साल में जॉइंट डिस्ट्रॉय कर देता पूरा। अच्छा, पूरा जॉइंट पूरा जोड़ को पूरा खा जाता। वो टाइम पे आपको रिप्लेसमेंट को जाना पड़ता। तो इसको अर्ली स्टेज पे आप रूमेटॉइड स्पेशलिस्ट है या मैं भी ऑर्थोपेडिक रूमेटोलॉजिस्ट जो भी है इसको ट्रीट करते हैं हम। तो इसको प्रॉपर टैबलेट्स है अभी और डिफरेंट ट्रीटमेंट्स है जिससे बहुत बेहतरीन इलाज किया जा सकता है रूमेटॉइड का। अच्छा, बजाय आप इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट जल्दी लेना ज़रूरी है, वरना फिर सर्जरी करनी पड़ती है पूरा। अगर रूमेटॉइड ट्रीट नहीं, अगर आप रूमेटॉइड ट्रीट नहीं करा रहे तो रूमेटॉइड जॉइंट्स को डिस्ट्रॉय कर देता कार्टिलेज। तो आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर के बाद जैसा नी को अफेक्ट किया है तो पूरा नी कार्टिलेज चल जाता। तो वो टाइम पे रूमेटॉइड ड्रग्स ज़्यादा काम नहीं कर सकते, तो आपको टाइम पे रिप्लेसमेंट को जाना पड़ता। तो अर्ली ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है इसके लिए। आपने ये जब जवाब दिया है तो इसमें बहुत ही प्यारी बात बताइए कि मौसम में जो तब्दीली होती है उसका बहुत ज़्यादा असर होता है, रूमेटॉइड पे होता है खासकर, और सर्दी में खास तौर पे। तो लेकिन आजकल ये भी देखा जाता है कि अक्सर लोगों को ये देखा जाता है कोई एक्सीडेंट में यानी ज़ख्मी होते हैं या उनकी हड्डियाँ फ्रैक्चर आ जाता है तो उसके बाद जब सर्दी आती है, सर्दी का मौसम आता है तो दर्द होने लगता है। तो ये वजह क्या है? ये अभी जैसा फ्रैक्चर्स में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि दर्द हो, यानी कुछ और काज से हो सकता है। लोग कहते हैं कि बहुत पुराना मार है इसलिए दर्द सर्दी में होता है, ये क्या है? हाँ, कभी कभी थोड़े इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स रहते हैं, यानी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है जॉइंट में, तो भी सर्दी में जो है इसका थोड़ा इंक्रीज हो सकता है दर्द। जी, असर हो सकता है ऐसा। जी, रूमेटॉइड तो बहुत ज़्यादा है मगर ये उतना नहीं, थोड़ा हो सकता है। जी। अब जहाँ तक आपके हॉस्पिटल का सवाल है जर्मन 10 का, तो क्या आप एक्सपेंशन कुछ करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे उसको? जी इंशाल्लाह हम इसके ब्रांचेस हैं जो आपके। जी इंशाल्लाह हम इसके ब्रांचेस डालने वाले हैं। तो हमारा एक क्वालिटी ऑफ केयर, हमारा इंटेंशन है कि ऑर्थोपेडिक में और दूसरे मल्टी स्पेशलिटीज़ पे एक बेस्ट क्वालिटी ऑफ केयर हम पहुँचाए आवाम को, और उसके साथ बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस पे पहुँचाए हम क्वालिटी ऑफ केयर, एक स्टैंडर्डाइज केयर पे। और टोटली हमारा नॉन कमर्शियल हॉस्पिटल है और एक डॉक्टर्स फैमिली के द्वारा हम इसको रन करते। तो पेशेंट्स को जो भी है, जो ज़रूरी है वही इलाज होता है हमारे पास। गैर ज़रूरी ऑपरेशन हम नहीं करते इसमें। बेसिकली ज़रूरी है जो एक ट्रस्ट ऑफ पेशेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, अपार्ट फ्रॉम टेक्नोलॉजी। बहुत अच्छी बात है। टेक्नोलॉजी के साथ हम पेशेंट का ट्रस्ट कायम रखना हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत हर तो वो डॉक्टर के लिए ज़रूरी है। तो और क्वालिटी ऑफ केयर और लो केयर में इकोनॉमिकल रेंज पे, और ये बेस्ट क्वालिटी देना और ट्रस्ट को कायम रखना हमारा, ये बहुत अच्छी बात है। आपने बातचीत के दौरान कहा कि फैमिली एटमॉस्फेयर है आपके हॉस्पिटल में, तो हम आपकी फैमिली की तरफ चलते हैं। तो आपके पेरेंट्स वगैरह के बारे में आप बताएं। मेरे वालिद साहब भी ऑर्थोपेडिक है, डॉक्टर अमानुल्लाह खान साहब सीनियर। मेरे वालदा भी डॉक्टर रेहाना बेगम गायनिकोलॉजिस्ट है। और गवर्नमेंट सर्विस की है वो लोग काफ़ी हद तक। मेरे मिसेस भी गायनिकोलॉजिस्ट है, डॉक्टर अर्जुमन। मेरे दोनों बहना भी वो लोग भी गायनिकोलॉजिस्ट हैं। उनके हस्बैंड भी डॉक्टर से। ये बहुत बड़ी बात। हम लोग डॉक्टर फैमिली में शुरू से। तो वही हमारा खिदमत खल्क में मसरूफ है। जी, ये सबसे बड़ी बात है। एक सवाल ये भी होता है जब आप पूरे फैमिली में डॉक्टर्स ही हैं तो अक्सर ये देखा जाता है कि डॉक्टरों के बारे में तसव्वुर लोगों का पाया जा रहा है कि लोग यानी बहुत ज़्यादा खिदमत खल्क के बजाय पैसे पर ज़्यादा अहमियत देते हैं। आप क्या कहते हैं? नहीं, ये सही नहीं है। ये चंद कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स को ही मायने रखता मगर डॉक्टर्स के लिए नहीं है। डॉक्टर्स कभी भी बहुत ही मैक्सिमम डॉक्टर्स 90% तो कमर्शियल नहीं रहते मेरे हिसाब से, इंसानी हमदर्दी रहती। और सम बिजनेसमैन रन हॉस्पिटल्स अगर है तो वो लोग प्रेशर डाल सकते कि आपको डॉक्टर्स के ऊपर के ये नहीं तो अदरवाइज डॉक्टर्स मैं जहाँ तक समझता हूँ दे आर आपके ट्रीटमेंट ओरिएंटेड वो लोग रहेंगे। और ऐसा हॉस्पिटल थोड़े हॉस्पिटल के मैनेजमेंट वाले हो सकते जो बिजनेस टाइप चलाना चाह रहे। तो अगर डॉक्टर रन हॉस्पिटल्स है तो अब जैसा हम फैमिली में हमें तो ये हम कभी भी इसको आने नहीं देते हमारे पास। तो पेशेंट को जो ज़रूरी है वही इलाज करना हमारा इंटेंशन रहता है। जी। अच्छा, एक जर्मन 10 आप तो मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, लेकिन अगर आप मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं रहते हुए भी अगर जर्मन 10 को गैर जानिबदाराना अंदाज में अगर कुछ आप मार्क्स देना चाहेंगे 10/10 में से तो 10 में से तो कितने देंगे आप मार्क्स? अभी हम उनकी सर्विसेज के लिहाज से, उनके इक्विपमेंट के लिहाज से और वहाँ जो डॉक्टर्स हैं, स्टाफ है, उसके लिहाज से।
देखिए मेरा जहाँ तक सर्जिकल एक्सलेंस है हमारा, यानी जो सर्जिकल ट्रीटमेंट मैं करता हूँ या ऑर्थोपेडिक है, तो इसमें हम 10/10 हम मेंटेन कर रहे हैं सर्जिकल एक्सीलेंस रिजल्ट्स पे। जैसा नी रिप्लेसमेंट मैंने कहा कि हम उसको एक्सेलेंट रिजल्ट दे रहे हैं, हमारे आप रिव्यू देख सकते या पेशेंट से हमारे आप इंटरव्यू ले सकते, तो इनको हम 10/10 क्लिनिकल रिजल्ट दे रहे हैं। और जहाँ तक हो सके नर्सिंग स्टाफ पे और डिफरेंट सर्विसेज भी हम कोशिश कर रहे हैं कि 10/10 लाना, मगर अब अभी हमारा उस पर इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। एवरीबडी शुड गिव द केयर। एज फार एज सर्जिकल तो हम 10/10 में दे रहा हूँ, बट अब नर्सिंग केयर है, हाउसकीपिंग केयर है, फार्मेसी है, तो ये चीज़ों पे हम इम्प्रूवमेंट करना है। ये मैं चाहता हूँ कि उसको 10/10 लाएँ, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, उसको हम मीट करने की कोशिश कर रहे हैं। जी। ये तो रही चलिए आपके 10/10 की बात रही है, और जो नाम के हिसाब से जो आप कोशिश कर रहे हैं वो बहुत काबिल सताइश भी है। तो क्या आप चाहते हैं कि जैसा कि शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर आपके ब्रांचेस कायम करेंगे, तो क्या आप, मैं समझता हूँ कि जो मिडिल ईस्ट है कि उस तरफ भी आपका तवज्जो है? जी इंशाल्लाह। हमारा जो क्वालिटी ऑफ केयर है हमारा एक इंटरनेशनल पे है, तो हम मिडिल ईस्ट पे भी हमारा इसका ब्रांचेस का प्लान है हमारा। तो जो भी क्वालिटी केयर है हम पूरी दुनिया के लिए करना चाह रहे हैं, तो खिदमत है, क्वालिटी ऑफ केयर है, एक मॉडल टाइप ऑफ हॉस्पिटल बनाना चाह रहे हैं उसको मॉडल। डॉक्टर साहब एक सवाल बच्चों के बारे में करते हैं। अक्सर बच्चों को देखा जाता है कि उनके पैर टेढ़े होते हैं, इवन बड़ों में भी ऐसा देखा जाता है, खासतौर पर अगर लड़कियों के मामले में अगर ये हो तो बहुत एक ऐब समझा जाता है और आगे बहुत रुकावट पैदा होती है। तो उसके लिए आपके पास क्या इलाज है? ज़्यादातर जो बच्चों में पैर टेढ़े होते हैं, ये विटामिन डी के डिफिशियंसी से होते हैं, रिकट्स बोलते हैं इसको। अच्छा। तो इसको अगर आप प्रॉपरली पहले डायग्नोस कर लिए तो आप इसके लिए देखिए, आप रिकेट्स के लिए आप विटामिन डी का ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है टेस्ट करा के। उसके साथ अर्ली स्टेज पे जैसा 3, 5, 6 साल के रेंज में चाहे तो आप इसके लिए आप स्पेशल स्प्लिंट्स आते, वो इस्तेमाल करने से पैर सीधे हो सकते। अच्छा। मगर 14-15 साल के बाद नहीं हो सकते। अच्छा। 14-15 साल के बाद कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से पैर सीधे नहीं कर सकते, ओनली ऑपरेटिव मैनेजमेंट रह जाता। हमारे पास भी हमने कई पेशेंट्स को हम ऑपरेटिवली सीधे किए हैं 15 साल के बाद। तो कई बच्चों में भी बहुत प्रॉब्लम आता मैरिज के लिए। तो अर्ली जैसा बच्चे छोटे रहते 4-5 साल, जब भी आप पैर टेढ़े आप देख रहे तो आप ऑर्थोपेडिक को कंसल्ट करना ज़रूरी है आपको। उसके क्या कॉजेस है अपार्ट फ्रॉम रिटेट्स देख लेके उसका इलाज करें तो वो टाइम पे जो है सीधे हो सकते। डॉक्टर साहब, ये हमारे प्रोग्राम की रिवायत रही है, डॉक्टर से मुलाकात प्रोग्राम में हम अपने मेहमान डॉक्टर से एक मैसेज लेते हैं जब हम अपने प्रोग्राम को अख्ताम को पहुंचाते हैं। तो आप क्या मैसेज देंगे हमारे सियासत के जो व्यूअर्स हैं उन्हें? जी जी जी। मेरा यही मैसेज है कि अभी आजकल बैक पेन, आर्थराइटिस बहुत ही कॉमन हो चुके हैं, तो प्रॉपर एक्सरसाइज करना चाहिए डेली। थोड़ा 15 मिनट टाइम निकाल के अगर आप एक्सरसाइज करें डेली या सनलाइट एक्सपोजर लिए और प्रॉपर डाइट लिए तो काफ़ी ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम से आप दूर रह सकते। आर्थराइटिस और बैक पेन, ऑस्टियोपोरोसिस, ये पूरे प्रॉब्लम्स अवॉइड कर सकते। और प्रॉपर वे ऑफ सिटिंग, पोस्चर ट्रेनिंग, ये चीज़ों से आपको बैक पेन्स नहीं आ सकते। तो मेरा यही मैसेज है कि प्रॉपर डाइट, सनलाइट एक्सपोजर, थोड़ा धूप में 15 मिनट आप धूप में सनलाइट लीजिए, प्रॉपर एक्सरसाइज करिए, डाइट प्रॉपर मेंटेन करिए। इंशाल्लाह ये आपको आर्थोपेडिक का रिक्वायरमेंट भी इसको ना है, ये मेरी दुआ है। ये बहुत ही प्यारा मैसेज आपका रहा है। देखा नाज़रीन, आपने जिस तरह डॉक्टर मीर जवाद ज़ार खान ने एक प्यारा मैसेज दिया है और उन्होंने ये सबसे अहम बात कही है कि पैसे से बढ़ के खिदमत खल्क का जज्बा होना चाहिए, ये सबसे अहम बात है। और अगर डॉक्टर्स में ये जज्बा पाया जाए तो मैं समझता हूँ कि मरीज़ों के चेहरों पर तकलीफ नहीं बल्कि उनके चेहरों पर मुस्कुराहट होगी। और डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि वो ज़्यादा मरीज़ों के चेहरे पर मुस्कुराहट ही देखना पसंद करते हैं। तो इन्हीं ख्यालात के साथ हम अपना प्रोग्राम डॉक्टर से मुलाकात अख्ताम को पहुंचाते हैं। मुझे मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपका भी शुक्रिया।